Good afternoon, class. Today we are going to discuss Newton's third law of motion. As in our previous lectures, we have discussed Newton's first law, second law, and what is momentum. ये तीन टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं अपने पिछले लेक्चर्स में. And now we are going to discuss Newton's third law of motion. And see what is the statement of Newton's third law of motion. Every action हैज़ एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सभी एक्शन का एक रिएक्शन होगा जो कैसा होगा, इक्वल बराबर होगा और अपोजिट होगा. इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से. आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है. इफ़ ए बॉय वियरिंग रोलर स्केट्स स्टैंड फेसिंग ए वॉल. अगर कोई लड़का यहाँ खड़ा हुआ है दीवार के सहारे रोलर स्केट्स पहने हुए. The boy find himself moving backwards. अगर वो लड़का दीवार के ऊपर फोर्स लगाता है, इस वॉल को ऊपर इस लड़के ने फोर्स लगाया, इस लड़के ने एक्शन किया. इसने क्या एक्शन किया? इसने फोर्स लगाया वॉल के ऊपर. अब हमने क्या स्टेटमेंट क्या पढ़ा था कि सभी एक्शन का एक रिएक्शन होगा. तो इसका रिएक्शन क्या हुआ? वॉल ने फोर्स लगाया इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसने लगाया इस डायरेक्शन में, इसने वॉल ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में. अब जो लड़का है वो इस डायरेक्शन में मूव किया. क्या हुआ? इस लड़के ने एक्शन किया. अब एक्शन किया तो रिएक्शन भी होगा. रिएक्शन क्या हुआ? इस वॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये लड़का थोड़ा इस साइड आ गया. इस लड़के में मोशन हुआ और वो लड़का इस साइड आ गया. रोलर स्केट्स पहने हुआ था. तो स्टेटमेंट में हमने और क्या पढ़ा था कि हैज़ एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब अगर लड़का आराम से फोर्स लगाएगा, हल्का फोर्स लगाएगा तो लड़का ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, थोड़े डिस्टेंस पर आके रुक जाएगा. और अगर लड़का इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा ये लड़का इस वॉल के ऊपर, ये वॉल उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगी इसके ऊपर और ये उतनी ही दूर ज़्यादा मूव करेगा. When a boy exerts a force on the wall exerts an equal force on the boy in opposite direction. अपोजिट भी हो गया, इसने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वॉल ने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया. अपोजिट हो गया. और इक्वल का मतलब कि जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही वॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगी. The opposite force exerted by the wall makes the boy on roller skates move backward. अब जो लड़का है, जब वॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो जो लड़का है उसने रोलर स्केट्स पहने हुए थे, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसने मूव किया. तो यहाँ पे एक्शन क्या हुआ और रिएक्शन क्या हुआ, हमने दो चीज़ पढ़ी थी स्टेटमेंट में. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन रिएक्शन. तो इस लड़के ने, ये जो है हमारी फर्स्ट बॉडी है, सबसे पहले इसने एक्शन किया. इसने क्या एक्शन किया? इसने फोर्स लगाया वॉल के ऊपर. तो जो फर्स्ट बॉडी जो फोर्स लगाएगी सेकंड बॉडी के ऊपर, उसको हम बोलेंगे एक्शन. अब एक्शन किया है तो रिएक्शन भी होगा. रिएक्शन कि क्या होगा? जो सेकंड बॉडी फोर्स लगाएगी फर्स्ट बॉडी के ऊपर, उसे हम बोलेंगे रिएक्शन. तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी इज कॉल्ड एक्शन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी टू द फर्स्ट बॉडी इज कॉल्ड रिएक्शन. और ये दोनों ही इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे. ये हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है. तो यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर जो एक्शन और रिएक्शन होंगे वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ पे होंगे. जैसे जो एक्शन हुआ वो इसने वॉल के ऊपर किया और जो रिएक्शन हुआ वो वॉल ने इसके ऊपर किया. तो दो डिफरेंट बॉडीज़ हुई, एक वॉल हो गया, एक बॉय हो गया. हमेशा एक्शन और रिएक्शन जो है वो दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर ही होंगे. जैसे कि एक एग्जांपल दे लेते हैं. एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़. सपोज ए बॉक्स इज़ रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड. ये बॉक्स रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर. द बॉक्स इज एक्सर्टिंग ए डाउनवर्ड फोर्स ऑफ इट्स वेट ऑन द ग्राउंड. इस बॉक्स का कुछ ना कुछ वेट होगा और वेट होगा तो उसका वजन पड़ रहा होगा ग्राउंड के ऊपर, लेकिन तब भी जो बॉक्स है वो ग्राउंड के नीचे नहीं घुस रहा, ग्राउंड के अंदर नहीं जा रहा. तो ग्राउंड ने भी जो है इसने एक्शन किया, बॉक्स ने एक्शन किया, इसके ऊपर अपना वेट लगाया ग्राउंड के ऊपर. अब ग्राउंड ने भी इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाया, इसने रिएक्शन दिया. देखो लिखा हुआ, द डाउनवर्ड वेट इज बैलेंस्ड बाय एन इक्वल अपवर्ड फोर्स सप्लाइड बाय द ग्राउंड. ग्राउंड ने भी
एक फोर्स लगाया जो कि इक्वल और उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। बॉक्स का वेट था, तो वेट ने जो एक्शन किया वो नीचे की तरफ करा। अब जो ग्राउंड ने फोर्स लगाया वो ऊपर की तरफ लगाएगी, तभी जो है जो बॉक्स जो है वो ना ही ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा। इक्वल फोर्स लगाया ग्राउंड ने भी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ बॉक्स इज एक्शन, इसने एक्शन किया। एंड इट्स एक्ट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड ने भी एक्ट किया। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड इज कॉल्ड रिएक्शन, जो ग्राउंड ने फोर्स लगाया उसे हमने नाम दिया रिएक्शन। सिंस द बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम अंडर टू फोर्सेस, दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, नीचे एक्शन ऊपर रिएक्शन, इनके बीच में ये इक्विलिब्रियम में है, ना ही ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, ना ही ऊपर हवा में जाएगा और ना ही ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। जितना ही इसका वेट होगा उतना ही ग्राउंड इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो क्या हुआ, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़, हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ पे ही एक्शन और रिएक्शन वाला फोर्स लगेगा। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ एप्लीकेशंस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जिन्हें हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते होंगे। तो पहली एप्लीकेशन है हाउ डू वी वॉक, हम लोग कैसे चलते हैं। तो समझाया गया है, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड, हम जब चलते हैं तो आपने कभी देखा होगा, हम जब चलते हैं तो रोड को, ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का मारते हुए चलते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। जितनी तेज हम धक्का मारेंगे पीछे, हम उतनी तेज आगे चलेंगे। जब हम रेस लगाते हैं तो जल्दी जल्दी पाँव को चलाते हैं, जल्दी जल्दी जो है रोड को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं। जब हम चलते हैं तो हम हमेशा ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। अब ग्राउंड क्या करता है, हमने एक्शन कर दिया, अब ग्राउंड क्या करेगा, रिएक्शन देगा, जो कि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा। पढ़ लीजिए एक बार, द फॉरवर्ड, हमने क्या किया, आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड एंड इन रिटर्न द ग्राउंड पुश आवर फुट फॉरवर्ड, हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में दिया, ग्राउंड ने हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे भेज दिया। द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन आवर फुट मेक्स वॉक फॉरवर्ड इफ़ हाउएवर द ग्राउंड इज स्लिपरी, आपने देखा होगा जब ग्राउंड स्लिपरी होती है, मतलब जैसे पानी वानी गिरा होता है, तो हम जो है ग्राउंड के ऊपर अच्छे से फोर्स नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से हमें चलने में डिफ़िकल्टीज होती है। इफ़ द ग्राउंड इज स्लिपरी और इफ़ देयर इज ऑल आइस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑन स्लिपरी ग्राउंड द फ्रिक्शन इज मच लेस एंड वी कैन नॉट एक्सर्ट बैकवर्ड एक्शन फोर्स ऑन स्लिपरी ग्राउंड। यहाँ फ्रिक्शन जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जब हम स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर चलेंगे फ्रिक्शन कम होगा, और जब हम अच्छे से फोर्स नहीं लगा पाएंगे तो ग्राउंड भी हमें रिएक्शन नहीं दे पाएगी उतना, इसलिए हमें डिफ़िकल्टी होती है स्लिपरी ग्राउंड पर चलने में। लेट अस डिस्कस इन द केस ऑफ स्विमर। स्विमर वाले केस में क्या होता है, हम लोग अपने हाथों से, पाँवों से क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। पुश ऑफ स्विमर ऑन वाटर, स्विमर जो होता है वो पीछे की तरफ धकेलता है पानी को। उसने एक्शन किया, उसने क्या एक्शन किया कि उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में पानी को भेजा। अब वाटर क्या करेगी, वाटर उसके ऊपर एक रिएक्शन करेगी, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा स्विमर पानी के ऊपर, उतना ही ज़्यादा पानी फोर्स लगाएगी स्विमर के ऊपर और उतना ही स्विमर आगे जाएगा। इसने एक्शन किया इस डायरेक्शन में, वाटर ने इसको आगे भेज दिया इस डायरेक्शन में, वाटर ने भी रिएक्शन दिखा दिया अपना। ये तो हो गया। अब ये देखिए, नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन इन टू बॉडीज। कि फोर्स हमने क्या पढ़ा, इक्वल और अपोजिट तो होगा। इक्वल मतलब फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, कि जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही उसने फोर्स लगाया। फोर्स इक्वल लगाया है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगी वो ये ज़रूर नहीं है कि हमेशा इक्वल होगी। हम जो इस एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, जैसे देखिए, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी मोर in body having less mass whereas the acceleration produced will be less in body having more mass। जैसे कि एक एग्जांपल है गन रिकॉइल वाला। अब जब गन चलती है
ये पढ़िए व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द फोर्स सेंडिंग द बुलेट इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। बुलेट आगे चली, हमने जब इसको गन को दबाया तो बुलेट क्या है, आगे चली, एक्शन हुआ। अब जितना ही फोर्स इसके ऊपर लगा बुलेट के ऊपर आगे जाने के लिए, उतना ही फोर्स इस गन के ऊपर लगेगा। गन के ऊपर लगा बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है। तभी आपने देखा होगा मूवी के अंदर गन हल्की सी पीछे हिलती है जब चलती है। जब बुलेट तो आगे चली गई और गन भी हल्की सी पीछे होती है। अब आप कहोगे सर बुलेट तो चली गई बहुत आगे और गन उसके हाथ में रहती है, तो ऐसा क्यों? इसका जो फोर्स तो इक्वल लगा है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि फोर्स तो है इक्वल होगा और अपोजिट होगा। अपोजिट तो हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और इक्वल भी है। लेकिन ये इतनी दूर चली गई और वो हल्का से पीछे होकर रुक गई, क्यों? ड्यू टू द हाई मास ऑफ गन। इसका मास जो है वो कम है। हमने ऊपर पढ़ा था कि जहाँ मास कम होगा वहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो इसकी स्पीड बढ़ गई, ये आगे चली गई। इसका मास बहुत ज़्यादा है इसके कंपेयर में, तो ये हल्का सा पीछे जाके रुक गई। फोर्स बराबर लगा लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि मास के ऊपर इफेक्ट आ गया, इसका मास बहुत ज़्यादा था। अब हमारे पास और जो एग्जांपल है, फ्लाइंग ऑफ ए जेट, एरोप्लेन्स एंड रॉकेट। ये आपने घरों में देखा होगा। आप जब बैलून को एयर से फिल करते हैं, जब बैलून में आप एयर भरते हो और अचानक से उसके जो माउथ होता है उसको आप छोड़ दो, तो बैलून इधर उधर घूमता रहता है। तो इधर एयर निकल रही है, इधर एक्शन हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैलून जाएगा, बैलून के ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो ये आपने एग्जांपल, ये सब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हो। एरोप्लेन वाले केस में क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, जो हॉट गैस होती है एरोप्लेन के अंदर, जेट प्लेन्स के अंदर, रॉकेट्स के अंदर, इन सब में हॉट गैस होती हैं, फ्यूल्स होते हैं। जब फ्यूल बर्न होंगे तो देखो क्या लिखा है, द हॉट गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट ऑफ ए जेट। वो जेट से बाहर निकलते हैं, प्लेन से बाहर निकलते हैं इस डायरेक्शन में, तो इधर फोर्स लगा, इधर एक्शन हुआ। अब जो गैस एट द रियर एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट एट ए ग्रेट स्पीड, द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ द बैकवर्ड गोइंग गैसेस पुशेस द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड एट ए ग्रेट स्पीड। इसका मतलब है कि अंदर फ्यूल बर्न हुआ और फ्यूल की जो गैस है वो इस साइड से बाहर निकली काफ़ी स्पीड से। अब इधर एक्शन हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, तो जो एरोप्लेन जो है वो आगे मूव करेगा। द जेट एरोप्लेन इंजन एक्सर्ट ए बैकवर्ड फोर्स ऑन द एक्सर्ट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल के बर्न होने की वजह से जो गैस निकल रही है वो एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है इस डायरेक्शन में। और जो फिर ये तो एक्शन हो गया, अब जो रिएक्शन होगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विच मेक्स द एरोप्लेन मूव फॉरवर्ड। इसी डायरेक्शन, ऐसे ही एरोप्लेन मूव होता है। इसी हिसाब से ये रॉकेट, अंदर फ्यूल बर्न होता है, इधर से गैस निकलती है, काफ़ी स्पीड, बहुत स्पीड में निकलती है, और जितनी स्पीड में गैस निकलेगी उतना ही फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रॉकेट, एरोप्लेन यहाँ भी यूज होता है। जो नेक्स्ट जो एग्जांपल केस है, द केस ऑफ ए बोट एंड द शिप। क्या है, द वुमेन pushes the water backward with oars. The backward going water exerts an equal and opposite push on the boat. ये जो वुमेन है ये बोट चला रही है। अब ये क्या कर रही है, ये वाटर की तरफ बैकवर्ड फोर्स लगा रही है, पानी को पीछे की तरफ धकेल रही है इनसे। अब इसने एक्शन किया, क्या एक्शन किया कि पानी को पीछे की तरफ ढकेला। अब वाटर रिएक्शन करेगा, वाटर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो यहाँ भी ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो गया। जितनी जल्दी ये हाथ चलाएगी, जितनी जल्दी वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, उतना ही ज़्यादा और जल्दी वाटर भी इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा।
तो यहाँ भी होता है द केस ऑफ होस पाइप व्हेन ए फायरमैन आर डायरेक्टिंग ए पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन फायर फ्रॉम ए हाउस पाइप दे हैव टू होल्ड द हाउस होस पाइप स्ट्रांगली। क्या कहना चाह रहा है, जो फायरमैन होते हैं जब कभी आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड जब आती है तो उनके पास जो पाइप होती है उन्हें बोलते हैं होस पाइप, और उनका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना कि जैसे ये पाइप है, ये इसका मान होता है, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से क्या कह रहा है कि जो फायरमैन होते हैं उन्हें काफ़ी टाइट पकड़नी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है काफ़ी स्पीड में, पानी फ्लो हो रहा है, एक्शन हो रहा है इस डायरेक्शन में, रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन में, ये पाइप के ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स तो इक्वल लगाया लेकिन यहाँ से जो फायरमैन ने होल्ड कर लेता है, तो ये पाइप पीछे डायरेक्शन में नहीं मूव करती लेकिन फोर्स लग रहा होता है। तो वही कहना चाह रहा है कि दे हैव टू होल्ड द हाउस पाइप स्ट्रांगली, उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत से पकड़नी पड़ती है, बिकॉज रिएक्शन फोर्स की वजह से ये पाइप जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। तो भाई यहाँ भी एक्शन एंड रिएक्शन हुआ, तो ये वाटर स्पीड से जा रहा है, एक्शन हो रहा है, ये भी बैकवर्ड फोर्स लगा रही है पाइप के ऊपर, तो पाइप भी पीछे की तरफ जाएगी। अब जो लास्ट जो आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, तो लेट अस अप्लाई द थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन टू द सिचुएशन ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट। According to third law of motion, the horse exerts some force and the cart exerts an equal and opposite force. So at first glance it seems that the force being equal and opposite cancel out. क्या कह रहा है कि जो हॉर्स है वो इस कार्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट के थ्रू कार्ट भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो एक बार को मान लेते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसको फोर्स लगाया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, और जो कार्ट है जो ये मूव नहीं कर रही। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम देखते हैं कि जो कार्ट जो है वो मूव करती है, हॉर्स उन्हें पुल करते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, हम जो यहाँ देखेंगे, इट शुड बी नोटेड दैट इट इज़ द ओनली फोर्स ऑन द कार्ट, कि कार्ट के ऊपर ओनली वही फोर्स लग रहा है, विच डिटरमाइन वेदर द कार्ट विल मूव और नॉट, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार्ट ऑन द हॉर्स इफेक्ट द अलोन, कि यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इन कार्ट और हॉर्स के ऊपर, और भी फोर्स लगेंगे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और जो अब देखिए, सो टू मेक द कार्ट मूव द हॉर्स बैंड्स, हॉर्स जो है बैंड हो जाता है, ऐसे देखिए आप, इसने क्या है घुटने मोड़ ली। अब जो ये ग्राउंड के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, ये ग्राउंड के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है। पहले क्या था कि हॉर्स इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये हॉर्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो आपने मान लिया कि एक बार कोई मूव नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फोर्स कार्ट के ऊपर। ऐसे देखिए कार्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, अब ओनली हम कार्ट की बात करते हैं। तो पहला फोर्स जो कि हॉर्स इसके ऊपर लगा रहा है खींचने के लिए, दूसरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ग्राउंड लगा रहा है इसके ऊपर, जो कि इसे नहीं खींचने, जो कि इसे यहीं पे रोक रहा है, और ये हॉर्स के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, हॉर्स कौन कौन से फोर्स लगा रहा है। पहला फोर्स जो इस कार्ट ने इसको रोके हुआ है, ये कार्ट इससे अटैच है ना, तो पहला फोर्स तो ये, दूसरा फोर्स इसके पास ही फ्रिक्शन है, तो क्या करता है, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाता है, इसको भी खींच रहा होता है और ग्राउंड के ऊपर ही फोर्स लगाता है। क्या है, द हॉर्स बेंड्स फॉरवर्ड एंड पुशेस द ग्राउंड विद हिज फीट, व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द बैकवर्ड पुश द हॉर्स इज ग्रेटर देन अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द व्हील। जब इस कार्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे जब हॉर्स, देखिए व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन, जब फॉरवर्ड वाले जो फोर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे फ्रिक्शन वाले से और जो बैकवर्ड फोर्स से, तब जो है कार्ट मूव करता है। इस केस में इसके ऊपर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि दो ही फोर्स लग रहे हैं, कि जो हॉर्स लगा रहा है इसके ऊपर और जो कार्ट लगा रहा है इसके ऊपर, नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स भी होते हैं, काफ़ी सारे फोर्सेस होते हैं। तो जब
फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा बैकवर्ड फोर्स से, तब जो है कार्ट मूव करने लगेगी। तो ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप इनके नोट्स बना लेना, लिख लेना, समझ लेना, और जहाँ समझ नहीं आए वहाँ एक बार पूछ लेना। थैंक यू।